तो सबसे पहले हम मानव की स्ट्रक्चर, बॉडी की स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि मैंने बनाई है। तो सबसे पहले हम जिस भाग की संरचना बनाएंगे वो है मुख गुहा, जैसे मैंने कल वाले अध्याय टॉपिक में बताया था। सबसे पहले भोजन है वो मानव के इस भाग में यानी मुख गुहा में प्रवेश करेगा, और मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। फिर जैसे ही मुख गुहा में हम प्रवेश करते हैं डायग्राम के थ्रू, तो यहाँ पर पीछे की तरफ ये संकरा जो भाग दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं ग्रसिका, जो एक पतली नलिका का संरचना है। अब ग्रसिका का निचला सिरा और एक थैलीनुमा संरचना या जे आकार की एक संरचना का निर्माण करता है, या जे आकार की जो संरचना होती है उस संरचना को बोलते हैं आमाशय। आमाशय एक प्रकार की पाचक ग्रंथि है, और ये जो आमाशय, देखो इसकी संरचना जे आकार, इंग्लिश के जे अक्षर के आकार के जैसी है। और आमाशय के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ये 3 भाग। यानी इसका एक ऊपरी अग्रसिरा, एक मध्य वाला और एक पश्च। और आमाशय में जैसे ही भोजन आता है, इस पतली संकरी नलिका से होकर इस थैलीनुमा संरचना में आएगा। और आमाशय के अंदर जो भोजन का मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि यहाँ पर भोजन का जो माध्यम होगा उसको अम्लीय बनाया जाता है। अम्लीय यानी स्वाद में खट्टा, ठीक है। और जहाँ पर खट्टे का मतलब जिस टेस्ट में जिसका इस तरीके से स्वाद, ठीक है। और इसका जो पीएच होता है वो मोस्टली इस तरीके से पीएच स्केल होगा, जिसमें 3 तरीके से हम पीएच यानी हाइड्रोजन की मात्रा को ज्ञात करते हैं, 0 से लेके 7 और 7 से ऊपर का आगे जो भी भाग। अब अम्लीयता कैसे ज्ञात करते हैं? जब 0 से लेके 7 तक किसी भोजन के या उसकी पीएच को ज्ञात करना है, अगर उसका मान यहाँ से इन दोनों के इस भाग में आता है, हाइड्रोजन की लघुगणक संख्या को ज्ञात करते हैं, तो ये वाली जगह अम्लीय कहलाती है, अम्लीयता को प्रदर्शित करती है। और अगर 7 पर होती है तो उदासीन, और अगर इससे ऊपर बढ़ती जाए तो वो क्षारीयता में दिखाती है, ठीक है। तो भोजन का जो पीएच 5 पॉइंट के समथिंग या 6 पॉइंट के समथिंग, तो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति दिखाते हैं इसमें। तो आमाशय के अंदर भोजन का जो माध्यम है उसको अम्लीय बनाया जाता है। और आमाशय जो जे आकार की संरचना है, इसी के अंदर इसका अर्धपाचन यानी अर्धपाचन होता है, और यहाँ पे इसके भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाया जाता है। आमाशय के अंदर ही श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो श्लेष्मा का स्त्रवन करती हैं, यानी उनको कई बार जठर ग्रंथियां भी बोलते हैं, ठीक है। आमाशय में भोजन का जो माध्यम है वो कायम में परिवर्तित किया जाता है, इसको कायम में लुब्धिनुमा संरचना में। यहाँ पर जब भोजन अम्लीय प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाएगा अर्धपाचन होने के बाद, उस भोजन को आगे एक पतली संकरी नलिका में भेजा जाता है, और उस संकरी नलिका का नाम ग्रसनी होता है। ग्रसनी वह भाग है जहाँ पर अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, पित्रस, यकृत, ये सारे जहाँ पर जिस भाग में आकर मिलते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, उसको ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात करते हैं, एक और भाग पाचक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है अग्नाशय। अग्नाशय में भी श्लेष्मा ग्रंथियां या पैनक्रियास ग्रंथियां होती हैं। ये क्या करती हैं? यहाँ पर भोजन के एक एसिड नुमा संरचना का निर्माण करती हैं। अग्नाशय एक प्रकार की ऐसी ग्रंथि है जिसके अंदर भोजन को कायल में बदला जाता है, और यहाँ से इसको लुब्धिनुमा संरचना में बदला जाता है, ताकि भोजन है वो पीछे की तरफ इस पतली नलिका में आसानी से आ सके, यानी इसकी शेप के अनुसार भोजन को उसके आकार में परिवर्तित किया जा
है। फिर पित्ताशय से पित्रस और यकृत से यकृत्रस आकर इस भाग में मिलते हैं। यहाँ से यूरिन वगैरह जो भी हानिकारक पदार्थ है उनको अलग किया जाता है और जो कोशिक भाग होता है उसको एक कुंडलित नलिका में भेजा जाता है। इस कुंडलित नलिका को छोटी आंत कहते हैं। इस कुंडलित छोटी नलिका में अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको दीर्घरोम या सांकुर कहते हैं। और ये जो सांकुर होंगे ये क्या करेंगे, भोजन के आकार अगर बड़ा है तो इस छोटी आंत के तल क्षेत्र को बढ़ा देंगे ताकि भोजन है वो आसानी से इस छोटी आंत में आ सके। 2 मिनट छोटी आंत में आ सके। जैसे ही भोजन इस छोटी आंत में आएगा ये अंगुलीनुमा संरचनाएं इसके आकार को बढ़ा देंगी और भोजन जिस भी आकार का वो आसानी से इसमें आ जाएगा। छोटी आंत के अंदर वसा, दवाइयाँ इत्यादि पदार्थों का पाचन होता है। और ये जो छोटी आंत होती है इसका तल क्षेत्र लचीला दीर्घनुमा या सांकुर टाइप का होता है। और आमाशय के अंदर जो भी अल्कोहल्स होते हैं उनका पाचन होता है। यहाँ से भोजन है वो छोटी आंत के अंदर होता हुआ, छोटी आंत के अंदर से होता हुआ एक ऐसे भाग में आएगा जो आकार में छोटा लेकिन बड़ा होता है शेप में। संरचना के हिसाब से देखें तो आकार में बड़ा होगा और इस बड़े भाग को ही बृहदान्त्र कहते हैं। बृहदान्त्र वो भाग होता है जहां से भोजन के अंदर से जल का शोषण होता है। और छोटी आंत बड़ी आंत के जिस भाग से जहां पर आकर मिलेगी उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक ऐसा भाग होता है जो अवशेषांग है। अवशेषांग यानी ऐसे अंग जिनका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। हमारे शरीर में अवशेषांग कौन से हैं? आईब्रोस, कान के अंदर के बाल, अपेंडिक्स, इसका दूसरा नाम होता है सिक्किम, अक्कलदार। ये सारे अवशेषांग के मानव शरीर के अंदर ऐसे अंग जिनका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। अपेंडिक्स अवशेषांग, ठीक है। अपेंडिक्स से होता हुआ भोजन, जो भोजन यहाँ पर पच जाएगा उससे एनर्जी यानी ऊर्जा, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें शरीर को वापस प्रदान हो जाएंगी ताकि वो कार्य कर सके सुचारू रूप से। और जो भोजन नहीं बचेगा वो छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में आएगा। बड़ी आंत में भोजन के अंदर से जल का अवशोषण हो जाता है और जो भोजन यहाँ से पचता नहीं है उसको गुदा के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है। ये है मानव के पाचन तंत्र का चित्र, जिसमें अलग अलग पार्ट्स में ये बताया कि भोजन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, किन किन चरणों में उसका क्या कार्य होता है और उसे किस किस रूप में बदला जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक में पढ़ते हैं आमाशय में से इसके कार्य, इसकी संरचना के बारे में हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद में जो अंगुलीनुमा संरचना जिनको दीर्घरोम कहा जाता है उनसे भी। उसके बाद में ये क्षुद्रांत्र और बड़ी आंत पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है आहार नाल की वो 33 फुट की होती है मानव शरीर के अंतर्गत। और मानव शरीर में आहार नाल है उसका कार्य मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। यह मुख गुहा में ही लाल ग्रंथियां यानी थूक पाया जाता है जो क्या करती है लाला रस या लार का स्त्रवन करेगी। लार का स्त्रवन किस लिए होगा? ताकि भोजन को लसलसा बनाया जाए और दांत उसको चीरने फाड़ने का कार्य कर सके ताकि भोजन को जो जटिल कण होंगे उनको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है।